मध्य प्रदेश के स्थानीय स्वशासन के 2 वीडियो डल चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था को देखा था। आज हम लोग मध्य प्रदेश में नगरीय स्वशासन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। पर वीडियो प्लीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन में सबसे पहले अपन देखते हैं कि 1956 का टाइम, जिस समय मध्य प्रदेश में पहला नगर पालिका अधिनियम आता है और वो लागू भी हो जाता है। तो यह एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि 74वां संविधान संशोधन जो 1992 को हुआ, जिसका संबंध नगरीय स्वशासन से था। एक बात याद रखेंगे कि 73वें संशोधन का संबंध ग्राम पंचायत से था और 74वें संविधान संशोधन का संबंध नगरीय स्वशासन से था। तो ये जो 74वां संविधान संशोधन 1952 में हुआ, उस संशोधन की वजह से या उस संशोधन के आधार की वजह से मध्य प्रदेश में नगर पालिका स्वशासन अधिनियम 1993 आया। मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम 1993 आया। तो मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम कब आया, तो वह आया 1993 में। और लागू कब हुआ, तो लागू हुआ 1994 में। तो ये सारी चीज़ें हुई मध्य प्रदेश में नगरीय स्वशासन के लिए, मतलब शासन के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायतों में पंचायती राज आया और शहरों में या नगरों में नगरीय स्वशासन आया। इसी तरीके से इसमें अभी 2019 में संशोधन हुआ है और उस संशोधन में क्या किया गया है कि मेयर का और अध्यक्ष का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। मेयर का और अध्यक्ष का चुनाव अब अभी तक क्या हो रहा है कि मेयर और अध्यक्षों का जो चुनाव हो रहा है, आपको बता दूं, मेयर और अध्यक्ष जो है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये आपको नगर निगम और नगर पालिकाओं में मिलते हैं। तो नगर निगम में जो होता है उसको अपन मेयर कहते हैं। तो इनके जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से पार्षदों द्वारा किए जाएंगे। मतलब अभी क्या हो रहा है कि अभी जनता डायरेक्ट जाके वोट कर रही है इन लोगों को, पर 2019 में जो संशोधन किया गया उस संशोधन के अनुसार अब जो चुनाव है इनका, वो चुनाव जो पार्षद चुने जाएंगे उनके पार्षदों के द्वारा चुनाव होगा। तो देखते हैं कि आगे इन संस्थाओं का क्या स्वरूप है, इनकी संरचना कैसी है और ये किस स्तर पर है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में नगरीय स्वशासन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में नगरीय स्वशासन त्रिस्तरीय है, 3 स्तरीय है। तो सबसे पहले है दोस्तों नगर पंचायत, उसके बाद में है नगर पालिका और उसके बाद में है नगर निगम। तो इसके बारे में आपको कुछ बता दूं, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये है कि नगर पंचायत क्या होगी। नगर पंचायत हम लोग उसको कहेंगे जो शहरों की ओर संक्रमणशील क्षेत्र है, मतलब जो शहरों की ओर रुख कर रहे हैं या शहर होने वाले हैं, शहर बनने वाले हैं, बनते जा रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्र को नगर पंचायत कहते हैं। ऐसे क्षेत्र मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ आएंगे उसमें जो शासन व्यवस्था होगी वो नगर पंचायत होगी। इसके अलावा जो पूर्ण रूप से नगर होंगे उनको कहेंगे नगर पालिका। जो पूर्ण रूप से नगर होंगे उनको नगर पालिका कहेंगे। और जो थोड़े बड़े नगर होंगे, जो बहुत बड़े नगर होंगे, उनको कहेंगे नगर निगम। तो नगर पंचायत में देखेंगे कि जो संख्या होगी वो होगी 5,000 से 20,000 के बीच, मतलब आबादी, इतनी आबादी पर नगर पंचायत होगी। अगर किसी जगह की आबादी या किसी क्षेत्र की आबादी 5,000 से 20,000 के बीच में है तो वहाँ पर नगर पंचायत होगी। नगर पालिका में देखेंगे तो नगर पालिका में 20,000 से अधिक अगर आबादी कहीं है, 20K से अधिक आबादी अगर कहीं है तो वहाँ पे नगर पालिका होगी। नगर निगम की बात करेंगे तो जो 1 लाख से अधिक आबादी जहाँ होगी, 1 लाख से अधिक आबादी जहाँ होगी वहाँ नगर निगम होगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कितनी आबादी पर क्या होगा। तो अगर 5,000 से 20,000 की आबादी है तो वहाँ नगर पंचायत होगी। अगर 20,000 से अधिक आबादी है तो वहाँ नगर पालिका होगी। और अगर 1 लाख से अधिक आबादी है तो वहाँ पर नगर निगम होगा। तो चलिए इसको देखते हैं आगे। मैंने इसको लिख के रखा है, देखते हैं क्या क्या है यहाँ और इसके अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें होती है नगर पालिका नगर निगम में। तो ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं सबसे पहले नगरीय शासन संस्थाएं। तो नगरीय शासन संस्थाएं में सबसे पहली संस्था है ग्रामों से नगर की ओर संक्रमित क्षेत्र।
ऐसे क्षेत्र जो गांव से नगर बनने वाले या बनने जा रहे हैं या उस तरीके से संक्रमणशील है, मतलब जिस तरह से शहरों में सुविधाएं होती है, नगरों में सुविधाएं होती है, उस तरीके की सुविधाएं अगर वहाँ पे आ रही है, धीरे धीरे आई नहीं है पूरी तरह से, वहाँ धीरे धीरे आ रही है, तो ऐसे क्षेत्र को अपन लोग नगर पंचायत में गिनेंगे या नगर पंचायत में आएंगे ये सब क्षेत्र। अब इसमें क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा या इसका जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर होगा उसमें होगा अध्यक्ष, पार्षद, अध्यक्ष, पार्षद और उपाध्यक्ष, ये 3 लोग होंगे। अब इसमें अध्यक्ष और पार्षद का जो चुनाव होगा वो डायरेक्ट होगा जनता द्वारा। इसमें क्या होगा कि जनता डायरेक्ट जाके वोट करेगी अध्यक्ष और पार्षद के चुनाव में, अध्यक्ष और पार्षद के चुनाव में जनता डायरेक्ट वोट करेगी। और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। उपाध्यक्ष का चुनाव जो पार्षद होंगे वही मिलकर अपना उपाध्यक्ष चुनेंगे। अब इसमें एक अधिकारी होगा जो इनका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, जो इनके कार्यों का संचालन करेगा। उस अधिकारी को कहते हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, CMO। उसको कहते हैं क्या, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, CMO। अब नगर पंचायत की संख्या की बात कर लेते हैं। एमपी में कुल कितनी संख्या है इसकी, तो इसकी कुल एमपी में 265 संख्या है। आप ये याद रखेंगे, ये पूछ सकता है कि कितनी नगर पंचायतें हैं। 265 संख्या है कुल एमपी में, जिसमें 131 महिलाएं हैं। वार्डों की बात करेंगे, नगर पंचायत में कितने वार्ड होते हैं, तो नगर पंचायत में 15 वार्ड होते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये पूछता है कई बारी कि बैठक कौन बुलाता है, तो बैठक इनकी CMO द्वारा संचालित होती है, बैठक CMO करता है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो अध्यक्ष ही करता है। इसका जो नगर पंचायत का अध्यक्ष होता है वही इनकी बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इस तरीके से ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि सबसे पहली बात तो ये है कि नगर पंचायत क्या होगी, तो नगर पंचायत वो होगी जो गांव से शहरों की ओर संक्रमणशील क्षेत्र है। दूसरी बात, अध्यक्ष, पार्षद, उपाध्यक्ष, जिसमें अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, उपाध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से। अधिकारी इसका कौन होगा, तो CMO। दूसरी बात, संख्या क्या है इनकी, तो 265 है, जिसमें 131 महिलाओं के लिए रिजर्व है। वार्ड नंबरों की बात करेंगे तो वार्ड नंबर इसमें 15 होंगे। बैठक कौन बुलाएगा, तो CMO बुलाएगा। और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो उसकी अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। इस तरीके से हमारी नगरीय स्वशासन में पहली संस्था कंप्लीट होती है। अब हम लोग चलेंगे दूसरी संस्था की ओर। तो दूसरी संस्था हमारी आएगी नगर पालिका। अब नगर पालिका में क्या होगा कि ऐसे क्षेत्र जो पूर्ण रूप से शहर बन चुके हो या नगर की प्रकृति वाले हो, जहाँ पे नगरी, मतलब जैसे जो नगर में विकास होता है उस तरीके का विकास हुआ हो। व्यवस्था जो एक शहर में होती है वो सारी व्यवस्था अगर जिस जगह हो गई हो तो वो नगर पालिका कहलाएगी। इसी तरह इसमें चुनाव देखेंगे तो इसमें भी चुनाव वैसे ही होता है जैसे नगर पंचायत में होता है। तो अध्यक्ष और पार्षद का जो चुनाव है, अध्यक्ष का और पार्षद का चुनाव जो है वो डायरेक्ट होगा। मतलब हम आप लोग जो है, जनता जो है वो वोट करती है और वो वोट करके अध्यक्ष को भी चुनती है। जैसे इसको ऐसे समझते हैं कि ये अध्यक्ष हो गया, ये अध्यक्ष है और यहाँ पे ये बहुत सारे उसके पार्षद होंगे। तो इन दोनों को जो चुनेगी वो जनता चुनेगी। अध्यक्ष, ये अध्यक्ष और ये पार्षद, इन दोनों का चुनाव जनता द्वारा होता है। अब ये सब आपस में मिलकर अपना उपाध्यक्ष चुनते हैं एक। तो इस तरीके से ये अध्यक्ष हो जाएगा एक, और यहाँ पे एक उपाध्यक्ष हो जाएगा। तो ये सभी पार्षद मिलकर अपना एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो इस तरीके से इनका इलेक्शन होता है। इसमें भी जो प्रमुख अधिकारी होता है, कार्यकारी अधिकारी, वो CMO होता है। जो इसका प्रशासनिक मैनेजमेंट है, जो पूरा प्रशासनिक प्रबंधन है, वो इस CMO के द्वारा देखा जाता है। इसकी बैठक भी CMO ही बुलाता है। और सबसे इसमें भी वही बात है कि अध्यक्ष था वो अध्यक्ष ही करता है, बैठक की अध्यक्षता। अब इनकी संख्या की बात करेंगे तो संख्या आप याद रखेंगे 98 इनकी संख्या है, जिसमें 50 जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। और वार्ड संख्या इसमें होती है 15 से 40, 15 से 40 इसकी वार्ड संख्या होती है। इनकी संख्या 98। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप इनको याद रखेंगे, पेपर में आने की इनकी पूरी संभावना होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, देखते हैं अगला क्या है। अगला है नगर निगम। तो नगर निगम की बात करेंगे अब। नगर निगम क्या होगा, नगर निगम वो होगा जो कि बड़े नगर है, बड़े नगर जो है वो नगर निगम होंगे। और इनका जो प्रमुख होगा उसको महापौर या मेयर कहेंगे। चुनाव कैसे होगा,
मेयर और पार्षद का प्रत्यक्ष होगा, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि 2019 में संशोधन हुआ है, उस संशोधन के हिसाब से अब ये इनडायरेक्ट होगा। मेयर और अध्यक्ष का चुनाव जो है वो इनडायरेक्ट होगा। इसका प्रमुख अधिकारी जो होगा वो आयुक्त होगा। तो ये याद रखेंगे आप कि यहाँ लिख देता हूँ मैं कि इनका जो प्रमुख अधिकारी है नगर पालिका, सॉरी नगर पंचायत, नगर पालिका, इन दोनों का सीएमओ और नगर निगम का आयुक्त, नगर निगम का आयुक्त या कमिश्नर, आयुक्त को इंग्लिश में कमिश्नर कहते हैं। तो इस तरीके से ये इनका जो प्रमुख अधिकारी होगा वो आयुक्त होगा। अब इनकी संख्या देखते हैं। इनकी संख्या जो है, इनकी संख्या टोटल 16 है। इनकी संख्या अभी 16 है, कुल संख्या 16 है, जिसमें नाम यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। ये नाम आप याद रखेंगे, 16 नाम पूछ सकता है, और ये नाम तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, कटनी वाला, मुडवारा, क्योंकि ये क्या है, कटनी का जो नगर निगम है वो कटनी नाम से नहीं है, मुडवारा के नाम से है। तो ये याद रखना कि मुडवारा जो है, आपको ऐसा क्वेश्चन कर सकता है कि मुडवारा नगर निगम कहाँ पर है, इस तरीके से। तो आप ये याद रखेंगे कि मुडवारा कटनी का ही नाम मुडवारा है, नगर निगम के नाम से है। तो जो 16 जो नगर निगम है उनमें सबसे पहले भोपाल, देवास, खंडवा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मुडवारा, कटनी हुई। उसके बाद में रीवा, सागर, सतना, उज्जैन, बुरहानपुर, सिंगरौली, ये 14 हो गए। ये 14 पहले से थे, और अभी जो है 2014 में 2 नए नगर निगम बने, मुरैना और छिंदवाड़ा। तो इस तरीके से इनकी टोटल संख्या हो गई कितनी, 16। अब ये 14 के हिसाब से ही है, आप इसको 18 मतलब 16 के हिसाब से भी मान लीजिएगा। तो 16 के हिसाब से मानेंगे तो ये 8 हो जाएगा। मतलब इसमें 14 में देखिए, 14 में 6 महिलाएं हैं, 14 में 7 महिलाओं के लिए रिजर्व है, और बाकी की जो 7 है उसमें 4 जनरल, एक एससी और ओबीसी, इस तरीके से ये बटी है। तो आप इसको 16 में डिवाइड करके ले लीजिएगा तो वो हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें वार्ड संख्या जो होती है, वार्ड होते हैं 40 से 70 के बीच वार्ड होते हैं। इसमें वार्ड होते हैं 40 से 70, 40 से 70 वार्ड होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ये सब याद रखेंगे, 40 से 70 वार्ड। उसके बाद में चलते हैं आगे। आई थिंक अब ये ख़त्म ही हो चुका है। अब कुछ फैक्ट है। मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका जो थी वो बनी जबलपुर में। तो आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका जबलपुर 1864, मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका जबलपुर 1864। और पहला नगर निगम जो बना वो भी जबलपुर ही था 1950 में। उसके बाद में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में अत्यधिक स्वायत्ता किसको है, या सबसे अधिक स्वायत्ता स्वतंत्रता अधिकार किसको दिए गए, तो वो नगर निगम को प्राप्त है। इस तरीके से 3-4 फैक्ट है, आप इसको याद रखेंगे। पूछ सकता है कि मतलब स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में सबसे अधिक स्वायत्ता किसको प्राप्त है, तो आप लगाएंगे नगर निगम को। अब ये तो हो गया आपका कंप्लीट तीनों संस्थाओं का संगठन या संरचना। अब अपन लोग इन्हीं को एक पॉइंट में देखेंगे। पॉइंट का मतलब इनके संगठनात्मक ढांचे को एक पॉइंट में देखते हैं। ये क्या है, आपको लास्ट टाइम के लिए पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए दिया है। ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है और इजी भी, आपको समझ में भी आएगा इसमें ज़्यादा अच्छे से। तो देखते हैं सबसे पहले कि क्या है। सबसे पहले इसका गठन, ये संख्या है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है और नगर निगम है। तो देखते हैं कहाँ नगर पंचायत होगी, कहाँ नगर पालिका होगी और कहाँ नगर निगम होगा। तो उसको बोलेंगे गठन। तो ऐसे क्षेत्र जो संक्रमणशील क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र जो ग्रामों से शहरों की ओर संक्रमणशील है, तो ऐसे क्षेत्रों को नगर पंचायत कहेंगे। नगर पालिका लघुत्तर क्षेत्र, मतलब जो शहर बन चुके हैं। दूसरा नगर निगम,
जो बड़े क्षेत्र है, बड़े बड़े जो बृहद बड़े बड़े शहर है वो नगर निगम होंगे। जनसंख्या की बात करेंगे तो 5,000 से 20,000 के बीच जनसंख्या होगी इसमें। इसमें जनसंख्या 20,000 के ऊपर होगी और इसमें 1 लाख के ऊपर होगी। इसी तरह वार्ड की संख्या बोलेंगे तो 15 से 40 के बीच होगी इसमें, और इसमें भी 15 से 40 के बीच। इसमें देखेंगे तो 40 से 70। मनोनीत सदस्य, अच्छा हाँ, इसमें सदस्य मनोनीत भी होते हैं, याद रखिएगा। इसमें 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है पंचायत में। नगर पालिका में 4 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। और इसमें 6 विशेषज्ञ सदस्य होते हैं नगर निगम में। कार्यकाल की बात करेंगे तो कार्यकाल जो है बैठक से 5 वर्ष के बीच का कार्यकाल होगा इनका। इसका भी वही, जिस दिन बैठक होगी पहली उस दिन से 5 साल, मतलब जिस दिन इलेक्शन होता है या जिस दिन जीतते हैं उस दिन से नहीं गिना जाता, जिस दिन बैठक होती है उस दिन से 5 साल। उसी की तरह इसमें भी वही, बैठक से 5 वर्ष के बीच। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये तो आप अच्छे से याद कर ही लीजिएगा, सीएमओ और आयुक्त, सीएमओ और आयुक्त। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समितियाँ। क्या है कि इनमें समितियाँ होती है काम करने के लिए, अलग अलग टाइप की समितियाँ बनती है। तो नगर पंचायत में जो समिति बनती है उसको बोलते हैं चेयरमैन इन काउंसिल। अब चेयरमैन इन काउंसिल जो होती है वो 6 सदस्य होती है, जिसमें 6 सदस्य होते हैं, 6 में 5+1, तो इसमें से एक जो होगा वो अध्यक्ष ही होता है, और अध्यक्ष ही इसका अध्यक्ष होता है। और दूसरी बात ये कि इसमें 5 अन्य समितियां भी होती है, विभिन्न कार्यों को करने के लिए बनाई जाती है समितियां। उसी तरीके से इसमें भी वही चेयरमैन इन काउंसिल इसका भी नाम रहता है। इसमें टोटल 8 सदस्य होते हैं, जिसमें 7+1 7 दूसरे सदस्य होंगे और एक वो खुद होगा। इसमें अन्य जो समितियां बनती है वो 7 है। अब इसमें मेयर इन काउंसिल में टोटल जो है 10+1 सदस्य, मतलब एक वो खुद मेयर और 10 सदस्य और 10 अन्य समितियां बनती। तो इस तरीके से इसमें 11 मेंबर होते हैं कुल। जो मेयर इन काउंसिल होती है उसमें 11 सदस्य का वो समिति होती है वो, और उसके अतिरिक्त उसमें 10 अन्य समितियां जो बनती है। तो इस तरीके से ये पूरा संगठनात्मक ढांचा या संरचना हमारी कंप्लीट होती है तीनों स्तर पर नगरीय स्वशासन में। अब आगे देखते हैं कि कुछ जो फैक्ट बचे हुए हैं उसको भी कवर करते हैं। देखते हैं नगर निगम के अधिकार जो है 12वीं अनुसूची में दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची में बताया गया है कि नगर निगम के कार्य जो है वो टोटल कुल 18 कार्यों के बारे में बताया गया है, जिसमें उसमें बताया गया है कि स्वच्छता, स्वास्थ्य, प्रकाश, पेयजल, शिक्षा, इन सब का जो काम होगा वो होगा नगरीय निकायों का। मतलब नगरीय निकाय ये सब व्यवस्था अपने क्षेत्र में करवाएगी। इसके अतिरिक्त जो अन्य काम होंगे, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकरण, खाद्यान्न की बिक्री सुनिश्चित करना, मेले हाट बाजारों का प्रबंधन करना, मनोरंजन पार्क और उद्यानों का प्रबंधन करना, नगर का सौंदर्यीकरण, पुस्तकालय, धर्मशाला और फायर ब्रिगेड भी होती है इनके पास में। तो अगर मान लीजिए कहीं आग वाग लग जाए तो उस सिचुएशन में ये सब चीज़ें प्रोवाइड करने का काम जो होता है वो नगरीय स्वशासन का ही होता है। प्रत्यावर्तन का अधिकार, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये हम लोगों के लोकसभा और विधानसभा में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। प्रत्यावर्तन का अधिकार मतलब राइट टू रिकॉल, वापस बुलाने का अधिकार। अब ये वापस बुलाने का अधिकार जो है 1999 से दिया गया है। और इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए किसी जगह पे कोई पंच हो, सरपंच हो, अगर वहाँ के लोग चाहते हैं कि इसको बदलना है या इसको चेंज करना है और ठीक से काम नहीं करना है, तो वो टोटल जो सदस्य है उसके 2/3 बहुमत से उनको हटा सकता है। पर अगर उसके कार्यकाल को 2 या 2.5 साल हुआ हो तब, मतलब 2.5 साल तक अगर हुआ हो तब वो हटा सकते हैं। इस तरीके से इसमें एक राज्य वित्त आयोग भी बनता है। ये वित्त आयोग का गठन होता है वित्त आयोग का गठन क्यों होता है? इनकी वित्त की पूर्ति को देखने, मतलब इनकी वित्त की पूर्ति आपूर्ति और इनकी ज़रूरतों को देखने के लिए कि मतलब जो इनको आवंटन हो रहा है वो सही है या गलत है, या कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। इस वजह से मतलब प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में स्थानीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्निरीक्षण करने के लिए, उनकी वित्तीय स्थिति कैसी है, उनको कितना वित्त मिलना चाहिए, देना चाहिए, या क्या बढ़ाना है या कम करना है, इन सब चीज़ों के लिए उनको मतलब सीधी सी बात है कि स्थानीय स्वशासन को कार्य करने के लिए जो पैसा दिया जाएगा, जो वित्त दिया जाएगा, उसके पुनर्निरीक्षण के लिए
ये राज्य वित्त आयोग बनता है। और ये जो है किस अनुच्छेद की धारा से बनता है, तो ये बनता है 243 आई के तहत। 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। और गठन कौन करता है, तो ये राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। अब एमपी में क्या है, सबसे पहला वित्त आयोग जो है वो कब बना है, तो 14 जून 1994 को। एमपी का पहला वित्त आयोग बना 14 जून 1994 को। ये प्रमुख वित्त आयोग है, इनके नाम आप याद रखेंगे, ये पूछ सकता है। पूरे पांच वित्त आयोग है, पांचों वित्त आयोग के नाम आप याद रखेंगे। तो पहला जो वित्त आयोग था वो गठित हुआ 1996 2001, 1996 से 2001 के बीच। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे एस.एम. सिसोदिया। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष एस.एम. सिसोदिया। द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष भी वही थे, सिसोदिया ही थे। और ये बना था 2001 से 2006 के बीच। तीसरा वित्त आयोग बना, शीतला साय अध्यक्ष थी, 2006 से 2011 के बीच। चौथा वित्त आयोग बना ढाल सिंह बिसेन, 2011 से 2016 के लिए। अब पांचवा वित्त आयोग जो अभी बना है, करंट का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेगा ये। तो वो बना हिम्मत सिंह कोठारी का, मतलब हिम्मत सिंह कोठारी उस वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। और उसका जो गठन हुआ वो हुआ 2018 से 2023 तक के लिए, 5 साल तक के लिए होता है। एक चीज़ और यहाँ पे दी है, योजना समिति को भी देख लेते हैं। योजना समिति क्या है, तो प्रत्येक जिले के लिए योजना बनाने और कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए, मतलब प्रत्येक जिले के लिए उसके विकास से संबंधित योजना बनाना और उन योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए एक समिति बनेगी, जिसको योजना समिति कहेंगे। अब 74वें संशोधन 1992 के द्वारा ये आर्टिकल 243 में इसका प्रावधान किया गया। 243 ZD में, 243 ZD में योजना समिति का प्रावधान किया गया। इसमें कहा गया है कि इस आर्टिकल के तहत जिले में क्या है, योजना समिति का गठन होगा। अब जिले में योजना समिति अधिनियम आया, इसके लिए एक योजना समिति अधिनियम बनाया गया, जिला योजना समिति अधिनियम, जो कि 1999 में आया। तो नेक्स्ट है अब संवैधानिक अनुच्छेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताता हूँ, इन्हीं में से एक क्वेश्चन एमपीपीएससी ने इस साल भी पूछा है। तो कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए मध्य प्रदेश के संवैधानिक प्रावधान, उसको देखेंगे 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी एमपीपीएससी ने 74वें संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन पूछा है, और ये पूछे जाते हैं। तो ये आपको कुछ जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है जिनमें कुछ विशेष प्रावधान किए गए, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कुछ 8-10 प्रावधान जो इंपॉर्टेंट है उनको अपन यहाँ देखेंगे, और आप प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा। इसको याद करना बहुत जरूरी, क्योंकि तो ठीक है, देखते हैं कौन से आर्टिकल्स है। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है वो है 243 ए। अब इसको ऐसे क्रम बना लीजिए, ABCD। पर कुछ चीज़ें देखिएगा कि यहाँ पे जैसे डी के बाद में ई है, उसके बाद में एफ नहीं है यहाँ, उसके बाद में यहाँ जे नहीं है। तो मतलब जे वहाँ पे दिया है संविधान में, पर यहाँ जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे उसको मैंने रखा नहीं है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जैसे ए में दिया है ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया, आर्टिकल 243 ए जो ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा देता है। आर्टिकल 243 बी जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 243 सी पंचायतों की संरचना बताता है, संरचना, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की संरचना के बारे में बताता है, उसके ढांचे के बारे में बताता है कि कैसे सदस्य होंगे, कितनी संख्या होगी, कितनी जनसंख्या के ऊपर होगा, ये इस तरीके से उसकी संरचना बताता है। 243 डी जो स्थानों का आरक्षण है, डी में है स्थानों का आरक्षण। 243 डी में स्थानों का आरक्षण मतलब कौन सी सीट किसके लिए आरक्षित होगी, कितनी सीटें महिलाओं के लिए होगी, कितनी एससी के लिए, कितनी एसटी के लिए। तो इस तरीके से आरक्षण का प्रावधान 243 डी में होता है, याद रखेंगे। 243 ई जो कार्यकाल को बताता है कि किसका कार्यकाल कितना होगा। 243 ई मतलब तीनों स्तरों पर कार्यकाल क्या होगा, तो सबका सेम है, ये 5 वर्ष। दूसरा है, अगला है 243 जी जो पंचायत की शक्तियों के बारे में बताता है कि पंचायतों की क्या क्या शक्तियाँ होगी, क्या कर सकती है, क्या कार्य होंगे, इस तरीके से। 243 एच जो बताता है कि पंचायत कौन से कर लगा सकती है, कर आरोपण की शक्ति होगी। और 243 आई जिसको हमने अभी पढ़ा भी, वित्तीय आयोग,
243 में है वित्त आयोग, वित्त आयोग का गठन। इसी तरह 243 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें दिया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस आर्टिकल से होता है, तो वो 243 के है। 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कैसे हो, 243 के द्वारा। तो दोस्तों 74वें संविधान संशोधन में जो नगरीय निकाय के लिए प्रमुख संवैधानिक प्रावधान है, उन आर्टिकल्स को देखते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल आता है 243 क्यू। 243 क्यू में क्या दिया है, तो 243 क्यू बोलता है कि 3 प्रकार के नगरीय निकाय होंगे। 243 क्यू में बताया गया है कि नगरीय निकाय जो है वो 3 प्रकार के होंगे। 3 प्रकार मतलब आप नगर पंचायत, नगर पालिका और तीसरा नगर निगम। तो इस तरीके से 3 प्रकार के जो है नगरीय निकाय या नगरीय संस्थाएं होगी, ये 3 प्रकार की नगरीय संस्थाएं होगी। इसी तरीके से 243 आर है। 243 आर में निकाय की संरचना के बारे में बात की गई है। निकाय की संरचना कायम है तो 243 आर में है। 243 एस में वार्ड की समितियां है, वार्ड की समितियां है। 243 टी में आरक्षण है। अब 243 यू में कार्यकाल है। 243 वाई में राज्य वित्त आयोग है। 243 जेड ए राज्य निर्वाचन आयोग, ये पिछली बार पूछा है, पिछली पीएससी में ये सवाल पूछा गया है। और इस पीएससी में जो उसने पूछा वो पूछा ये 2020 की जो पीएससी का क्वेश्चन था वो ये पूछा था कि आरक्षण का प्रावधान, तो वो 243 टी में है। और पिछले वर्ष की पीएससी में जो सवाल पूछा है वो राज्य निर्वाचन आयोग पूछा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन। डेफिनेटली इनसे क्वेश्चन बनते हैं, बनेंगे, और मतलब बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। तो आप इनको बहुत अच्छे से याद करिएगा, दोनों को, मतलब नगरीय निकाय का भी और पंचायतों का भी। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है, 8-10 है और बहुत इजी भी है। 2-3 बार आप अगर ऐसे पढ़ोगे तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा ये। तो अगले में देखते हैं कि 243 जेड डी है। 243 जेड डी में क्या दिया है, 243 जेड डी योजना समिति के बारे में दिया गया है। योजना समिति के बारे में दिया गया है 243 जेड डी में। और 243 जेड ई महानगर योजना समिति दिया गया है। 243 जेड डी जिला योजना समिति, 243 जेड ए महानगर योजना समिति। और एक लास्ट में कि छोटा सा फैक्ट कि राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग 28 जनवरी 2008 को बना है। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा पूरा नगरीय प्रशासन या स्वशासन कंप्लीट होता है। हमने पूरा मध्य प्रदेश में पंचायती स्वशासन और नगरीय स्वशासन दोनों कंप्लीट कर लिया है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पूरी संभावना है कि इनसे 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो एमपी का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। और ये आर्टिकल्स तो आप अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, मतलब बने हैं पहले भी। एमपी पीएससी ने भी पिछले दो बार में कंटिन्यूसली यही से क्वेश्चन पूछा है। तो आप ये आर्टिकल्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस तरीके से हमारा ये वीडियो आज कंप्लीट होता है। आज हमने पूरा नगरीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, मतलब स्थानीय स्वशासन पूरा, जिसमें नगरीय स्वशासन और ग्राम पंचायत स्वशासन दोनों कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे के वीडियो में दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश की पॉलिटी को पहले ख़त्म करेंगे। तो आगे का जो लेक्चर होगा वो मध्य प्रदेश की पॉलिटी का होगा, जिसमें हम लोग मध्य प्रदेश के पूरा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के स्ट्रक्चर को समझेंगे, देखेंगे उनके प्रमुख प्रावधान कौन क्या रहा है। इस तरीके से हम लोग अब एमपी की पॉलिटी को पहले कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।